आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कोलकाता की रहने वाली पूजा शिंदे 29 जुलाई 2019 को इवेंट से जुड़े काम के सिलसिले में बेंगलोर आती है और फिर अगले दिन बेहद रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। और फिर पूजा के गायब होने की खबर पुलिस को दी जाती है। फिर जांच शुरू कर देती है। फिर पुलिस ऐसी जानकारी निकालती है कि सभी का दिल दहल जाता है। जांच में आता है कि पूजा ने एक नादानी की थी। उसके गायब होने के पीछे उसकी वो नादानी थी। क्या थी वो नादानी, हम इस कहानी में आपको बताएंगे। इससे पहले डार्क मिस्ट्री हिंदी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। आप ये कहानी सुनकर पूरा बदल जाएंगे। ये कहानी पूजा शिंदे नाम की एक महिला की है। वो कोलकाता की रहने वाली थी और उसकी उम्र 32 साल की थी। कुछ साल पहले पूजा बतौर मॉडल काम किया करती थी। बाद में इसने इवेंट मैनेजर का काम शुरू कर दिया था। पूजा की शादी 7 साल पहले हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ कोलकाता में रहती थी। 29 जुलाई 2019 को पूजा को काम के सिलसिले में बेंगलोर जाना पड़ता है। प्रोग्राम बेंगलोर के परपना अग्रहार नाम की जगह एक होटल में होना था। इसके मुताबिक 29 तारीख को फ्लाइट से बेंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आती है और यहाँ से ओला कैब बुक करके होटल तक जाती है। जब होटल को जा रही थी तभी कार ड्राइवर से थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है और उसका व्यवहार पूजा को अच्छा लगता है और फिर वो बात करते हुए होटल पहुँच जाती है। फिर वो कार से उतरकर कार ड्राइवर से कहती है कि पॉसिबल हो तो तुम मुझे 31 जुलाई 2019 की सुबह 4 बजे यहीं से पिक कर लेना, क्योंकि सुबह बेंगलोर से कोलकाता की मेरी फ़्लाइट है। 1200 रुपये में बात तय होने के बाद वो हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब तारीख हो जाती है 31 जुलाई 2019 की सुबह 4 बजने पर पूजा अपने पति को मैसेज के जरिए गुड नाइट कहती है और वो बताती है कि तय समय पर कोलकाता पहुंच जाऊंगी। पूजा के बताए हुए टाइम के मुताबिक उसका पति इंतज़ार करता रहता है मगर पूजा नहीं आती। यहाँ तक बहुत समय हो जाता है पर पूजा का कहीं अता पता नहीं था। पूजा का पति करीबी दोस्त और रिश्तेदारों तक को फ़ोन करता है मगर कहीं से भी कोई उसकी जानकारी नहीं मिलती। पूजा के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे और वो दोनों फ़ोन ही उसके बंद आ रहे थे और फिर उसने परिवार वालों की चिंता और बढ़ा दी। तभी ये और तलाश में लगे हुए थे। तभी पूजा मैसेज करती है और कहती है कि मैं हैदराबाद में हूँ, कि मुझे कोई ज़रूरी काम से आना पड़ा और वो 5 लाख रुपए मांगती है। और फिर से वो पूजा को फ़ोन करते हैं और फिर से उसका फ़ोन बंद आता है। फिर उसका पति मैसेज से कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे फ़ोन पर बात करो, पर इस मैसेज का भी कोई जवाब नहीं आता है और फिर मैसेज का सिलसिला भी यहीं पर बंद हो जाता है। पैसों को मांगने की वजह से पूजा का पति अनहोनी की आशंका में पड़ जाता है और फिर वो भागते हुए कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पूजा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इस दौरान वो पुलिस से पैसे मांगने वाली बात का भी जिक्र करते हैं और पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है मगर कोई कार्यवाही नहीं करती। कई दिन बीत जाते हैं मगर पूजा के परिवार वालों को पुलिस की तरफ से कोई खबर नहीं दी जाती। पूजा के परिवार वालों में मन में हलचल मची हुई थी। इधर बेंगलोर की पुलिस एक अलग केस सुलझाने में लगी हुई थी। वहाँ मामला यह था कि 31 जुलाई 2019 को पुलिस को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक लाश पड़ी हुई मिली थी और फिर वो उस लाश की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं और कंपाउंड से मिली हुई लाश एक महिला की थी और उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था क्योंकि चेहरे को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया गया था कि पूरा होलिया ही बदल चुका था। उस लाश के पास एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। लाश की पहचान करने के लिए लाश के होलिये की डिटेल सभी थानों में भिजवा देते हैं और अलग अलग थानों में से दर्ज मिसिंग रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है ताकि उन रिपोर्ट में दिए गए डिटेल के आधार पर शायद इस
शव की पहचान हो सके, मगर कहीं से भी उस शव की पहचान नहीं हो पाती है। बहुत इंतजार के बाद उस शव की पहचान नहीं होती है तो पोस्टमार्टम के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सम्मान के साथ पुलिस की निगरानी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और शव के पास मिला हुआ सामान इकट्ठा कर लिया जाता है। उस शव के शरीर पर टैटू की तस्वीर भी ले ली जाती है। पुलिस ने अंतिम संस्कार जरूर किया था, पर अभी भी वो सोचती है कि उसके परिवार वालों से कैसे मिला जाए। इसी से एक जांच टीम बनाई जाती है और महिला के परिवार वालों को पता लगाने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे उसके टैटू की मदद से उसकी पहचान करने की कोशिश करती है। इसके बाद कपड़ों के जरिए पहचान करवाने की कोशिश करती है और फिर उसके कपड़ों के ब्रांड का पता लगाती है और फिर उस ब्रांड आउटलेट पर जाकर देश भर में पिछले 2 सालों में उस साइज़ के कपड़ों की खरीदारी करने वाले सभी कस्टमर की डिटेल निकलवाते हैं। ये काम आसान नहीं था, इसके कारण भी पुलिस कई दिन तक इस जांच में लगी रहती है। इसी जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ इस तरह के कपड़े की खरीदारी कोलकाता में की गई है। उसी आधार पर पता लगाते हुए पुलिस वाले कोलकाता तक आते हैं और यहां आकर पिछले कुछ महीनों में दर्ज की गई मिसिंग रिपोर्ट मंगवाते हैं। तभी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट से बेंगलोर में मिली लाश का हुलिया काफ़ी हद तक मिलता जुलता पाया जाता है। केस की फाइल अच्छे से चेक करने के बाद अनुमान लगा लेती है कि जो बेंगलोर में लाश मिली थी वो पूजा सिंधे की ही हो सकती है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पूजा सिंधे के भाई को फ़ोन करती है। फ़ोन मिलते ही पूजा सिंधे का भाई किसी को बिना बताए बेंगलोर चला जाता है और वहां सबके पास से बरामद सभी चीज़ों और तस्वीरें दिखाते हैं, मगर पूजा का भाई सभी चीज़ों को देखकर कंफर्म कर देता है कि वो मृत महिला की कोई और नहीं, उसी की बहन पूजा सिंधे थी। उसके बाद तुरंत वो अपने जीजा और पिता को फ़ोन करता है और इस बात की जानकारी देता है। ये जानकारी मिलते ही वो भी बेंगलोर चले जाते हैं। जांच के दौरान कोलकाता पुलिस लापरवाही सामने आती है। वो तो बेंगलोर की पुलिस की मेहनत थी जो पूजा का परिवार मिल पाता है। पता चलता है कि पूजा ने बेंगलोर एयरपोर्ट पर एक कैब बुक की थी। पुलिस अब उस कैब को ढूंढने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि पूजा द्वारा बुकिंग की गई उस कैब की आखिरी बुकिंग थी। पिछले 17-18 दिनों से उस कैब की कोई बुकिंग नहीं हुई है। पुलिस पता लगाती है तो पता चलता है कि उस कैब ड्राइवर का नाम HM नागेश और उम्र 22 साल है। पुलिस अब मोबाइल नंबर के जरिए नागेश को ट्रेस करने की कोशिश करती है। इसी ट्रेसिंग के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है कि पूजा के पति के पास पैसों की डिमांड वाला मैसेज आया था। तब पूजा के मोबाइल का लोकेशन और नागेश के मोबाइल का लोकेशन एक ही था। इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस वाले ओला ड्राइवर नागेश के पीछे पड़ती है और बहुत जल्दी नागेश को पकड़ लेती है। पहले तो नागेश हर आरोप को मना कर देता है। जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो एक के बाद एक राज बताना शुरू कर देता है। उसका खुलासा बहुत ही हिला देने वाला था। वो जब ओला बुक करके उससे बेंगलोर एयरपोर्ट पर जाने के लिए कहती है तब वो उसे लूटने का प्लान बनाने लगता है और उसको लगता है कि पूजा बहुत अमीर है। बस इसी लालच में वो एक दुकान से चाकू खरीदता है और उसे अपनी कार की सीट के नीचे छुपा देता है। इसके बाद वो अपनी डील के मुताबिक सुबह 4 बजे पूजा को लेने के लिए होटल तक चला जाता है और पूजा जल्दी से कार में बैठती है और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाती है और कार में बैठते ही वो सो जाती है। जैसे ही नागेश को लगता है कि वो सो गई और वो एयरपोर्ट का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगता है और वो नींद में ही थी, इसलिए इसे इस बात का पता नहीं लगता। इसके बाद वो कार को चलाते हुए सुनसान इलाके में ले जाता है और वो इलाके में पहुंचने के बाद जल्दी से सारा सामान निकालने के लिए कहता है। फिर पूजा विरोध करती है और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो चिल्ला पाती उससे पहले ही वो अपनी सीट के नीचे से रॉड निकालता है और उसके सिर पर मारता है। रॉड की चोट की वजह से वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है और वो फिर से कार के अंदर उसको डाल लेता है।
और वो उसे वहाँ से लेकर कदायरापल्ली नाम की जगह पर चला जाता है और यहाँ आकर एयरपोर्ट कंपाउंड में अपनी कार खड़ी करता है और यहाँ कार रुकते ही पूजा वापस होश में आती है और वो दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। ये देखकर नागेश भी उसके पीछे दौड़ता है और अपने पास छुपाकर रखा गया चाकू निकालता है और पूजा को एक के बाद एक चाकू मारने लगता है। फिर वो बुरी तरह से लहूलुहान हो जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर इतनी सुबह कोई भी उसकी चीखों की आवाज़ नहीं सुनता। पोस्टमार्टम के दौरान उसको 22 बार चाकुओं से मारा गया था। इतने हमलों के बावजूद भी वो अभी भी सांसें ले रही थी। यह देखकर नागेश को और गुस्सा आ जाता है और पास में रखा पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा उठाता है और पूजा की छाती पर दे मारता है। पत्थर मारने की वजह से वो बिल्कुल मर जाती है और वो डर जाता है कि पूजा की पहचान हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। और फिर वो दोबारा से पत्थर उठाता है और उसके बार बार चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। तो तब तक पत्थर मारता है जब तक उसका चेहरे का पूरा होलिया बिगड़ नहीं जाता और उसको मारने के बाद उसकी लाश को पास की झाड़ियों में फेंक देता है और उसका सभी सामान अपने कब्जे में ले लेता है। उसे लगता है कि पूजा के पर्स में उसे लाखों रुपए मिलेंगे, मगर पूजा के पर्स में 500 का नोट और 2 क्रेडिट कार्ड थे। इसके बाद पूजा के पास 2 मोबाइल भी थे, जबकि एक मोबाइल एप्पल कंपनी का था और दूसरा वीवो कंपनी का था। नागेश वो 500 रुपये और दोनों मोबाइल लेकर वहां से चला जाता है और वो पास के मोबाइल शॉप से वीवो मोबाइल का IMEI और EMI नंबर बदलवा लेता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, जबकि एप्पल फ़ोन को किसी और को सस्ते दामों पे बेच देता है। इसके बाद वो पूजा के अकाउंट में से अपने अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर लेता है। इसके बाद वो टूटी फूटी अंग्रेजी से मैसेज से उसके पति से 5 लाख रुपए की मांग करता है, मगर उसका पति समझ जाता है कि ये पूजा ने नहीं लिखा है। इसी के बाद वो पूजा की गुमशुदा की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाने जाता है। ये सब कुछ टल सकता था अगर उसने थोड़ी सी नादानी नहीं की होती। अगर ये कैब की बातें ऑनलाइन के जरिए की होती तो नागेश ये सब कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसी स्थिति में ड्राइवर का पकड़े जाने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस तक मदद भी बहुत जल्दी पहुंच जाती है। मगर उसने ऑफलाइन डील करके अपनी जान गंवा दी और नागेश को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। फिलहाल पूजा की हत्या और सबूत मिटाने तथा लूटपाट करने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला चल रहा है। 2021 में पुलिस ने अपनी चार्जशीट भी फाइल कर दी थी और अब नागेश सजा का इंतजार कर रहा है। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।